नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बने रहिए आप मेरे साथ। आज विद्यार्थियों हम करने जा रहे हैं श्रम विभाजन, जो कक्षा 12th का 12वीं का आरओ का अंतिम लेसन है। इसके बाद जो एक पुस्तक आपकी शेष रहती है वितान, उसको हम करेंगे। तो आइए पहले हम पढ़ते हैं भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय। जन्म हुआ था 14 अप्रैल सन 1891 में मऊ मध्य प्रदेश में। उनकी रचनाएं हैं द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1917 में प्रथम कृति प्रकाशित हुई थी। तो उनकी पहली जो कृति है वो कब प्रकाशित हुई भाई? 1917 में। और उस रचना का जो नाम है वो है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। द अनटचेबल्स हु आर दे 1948 में। हु आर द शूद्राज 1946 में। बुद्ध एंड हिज धम्मा 1957 में। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस 1955 में। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी 1923 में। द एबुलेशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया पीएचडी थीसिस 1916 में। थीसिस होता है बेटा, जो विद्यार्थी पीएचडी करते हैं उन्हें एक पुस्तक की रचना करनी होती है जो कम से कम 400 पेजों में लिखनी होती है। तो इनका जो विषय था वो था द एबुलेशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। इस पे इन्होंने पीएचडी या थीसिस लिखी थी। इसी तरह से मैंने भी एमफिल किया था, तो एमफिल में 100 पेज की एक बुक राइट करनी होती है। तो मेरा जो विषय था वो है प्रेमचंद की कहानियों में दलित चेतना। शोध प्रबंध है ये, यूनिवर्सिटी में संहित है, रखा हुआ है। तो आगे इनकी जो रचना है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेंस 1965 में। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में। लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ये 1943 में। बुद्धिज़्म एंड कम्युनिज्म 1956 में। और पुस्तकें व भाषण मूक नायक बहिष्कृत भारत और जनता पत्रिका का संपादन। हिंदी में उनका महत्वपूर्ण साहित्य भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। और उनका निधन हुआ था बच्चों 1956 में। तो हमारा जो संविधान है उसके रचयिता भी बाबा साहेब अम्बेडकर ही हैं। अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है
तब जिस सुविधा को आम तौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है उसे विशेष अधिकार कहना उचित है। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। देखिए विद्यार्थियों, बाबा साहेब को अपने अध्ययन के दिनों में बहुत कष्ट झेलना पड़ा था, क्योंकि उस समय हमारे समाज में जो कास्टिज्म था, जो जातिवाद था, वो चरम सीमा पर था। यहाँ तक कि मुंशी प्रेमचंद अपनी कहानियों में लिखते हैं कि ब्राह्मणों का समाज पे सबसे ज़्यादा वर्चस्व था, एकाधिकार था, और उन रास्तों पर भी हरिजनों को चलने का अधिकार नहीं होता था जिन रास्तों पर ब्राह्मण चलते थे, या फिर शूद्र उन रास्तों पर जाते तो उन्हें अपने पीछे झाड़ू बांध करके निकलना पड़ता था, ताकि शूद्रों के अपवित्र पैरों से के निशान हैं वो मिट जाएं और रास्ते फिर से पवित्र हो जाएं। इस तरह हमारा समाज है वो कास्टिज्म से घिरा पड़ा था। एक लेख में स्वयं भीमराव अंबेडकर ने बताया है कि एक बार वे पढ़ करके वापस आ रहे थे तो रास्ते में बरसात आ जाती है, और बरसात से बचने के लिए वो एक मकान के छज्जे के नीचे है वो खड़े हो जाते हैं। बरसात से बचने के लिए वो संयोग से घर ब्राह्मण का होता है, और ब्राह्मण उसको उस छज्जे के नीचे से निकाल करके बाहर फेंक देता है। कहता है कि तुमने हमारा जो बरामदा है वो गंदा कर दिया है, अपवित्र कर दिया है, यहाँ तक कि उसकी सारी किताबें और बैग भी भीग जाता है। तो इस तरह के वाक़यात बाबा साहेब के साथ हुए थे जिन्होंने संविधान सभा की रचना की है। तो देखिए उन्होंने अपने जीवन में किन किन कष्टों को नहीं झेला होगा। तो मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क या अमेरिका गए और फिर वहाँ से लंदन गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वांग में अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर के वे इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर के ही उभरे थे। यानी उन्होंने हर क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त किया था। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक और संघर्ष किया, अथक बिना थके। क्योंकि उस समय हमारे पुराने कवियों के द्वारा जो लिखी हुई रचनाएं थी उनका अनुकरण किया जाता था कि ढोल शूद्र पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो स्त्रियों को भी यहाँ सम्मान नहीं मिलता था। बाबा साहेब ने शूद्रों के साथ साथ स्त्रियों के उत्थान के लिए भी अथक परिश्रम किया। भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारतीय चिंतन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति एवं सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष और सरोकार से जुड़ा हुआ है। स्वयं दलित जाति में जन्मे डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण एवं अपमान से गुजरना पड़ा था। इसीलिए विद्यालय के दिनों में जब एक अध्यापक ने उनसे पूछा कि तुम पढ़ लिख करके क्या बनोगे,
तो बालक भीमराव अंबेडकर ने जवाब में दिया था, मैं पढ़ लिख करके वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नया कानून बनवाऊंगा और छुआछूत को ख़त्म करूंगा। तो डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन इसी संकल्प के पीछे झोंक दिया। इसके लिए उन्होंने जम करके पढ़ाई की, व्यापक अध्ययन एवं चिंतन मनन के बल पर उन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतर्वस्तु भरने का काम किया। वह यह था कि दास्ता का सबसे व्यापक व गहन रूप सामाजिक दास्ता है और उसके उन्मूलन के लिए, इलाज के लिए के यानी उसका निराकरण किए बिना कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेषाधिकार रहेगी, इसलिए अधूरी होगी। उन्होंने चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः तीन प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। जातिवादी उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज से मोह भंग होने से बुद्ध के समतावादी दर्शन से आश्वस्त हुए और 14 अक्टूबर सन 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध मतानुयायी बन गए। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका, एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही समूची बहुमुखी विद्वता, एकांत ज्ञान की साधना की जगह मानव मुक्ति व जन कल्याण के लिए थी। यह बात वे अपने चिंतन और क्रिया के क्षणों में से बराबर साबित करते रहे। अपने इस प्रयोजन में वे अधिकतर सफल भी हुए। आज का जो प्रस्तुत पाठ है वो एक भाषण उन्होंने दिया था, उस भाषण में से है। यहाँ प्रस्तुत पाठ अंबेडकर के एक विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 के लल्लई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन में सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन की ही स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में अंबेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करके वितरित किया, जो पर्याप्त लोकप्रियता हुई। उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता व बंधुता ये 3 तत्व आदर्श समाज में मुख्यतः अनिवार्य होने चाहिए, जिससे लोकतंत्र सामूहिक दिनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक पहुँचे हैं। यहाँ प्रस्तुत पाठ उक्त पुस्तिका के प्रतिनिधि प्रकरण हैं। आज के जाति मजहब आधारित विषाक्त सामाजिक राजनीतिक माहौल में इनकी प्रासंगिकता बढ़ गई है। तो आइए देखते हैं। तो विद्यार्थियों, ये जीवन परिचय में आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो लिख देंगे, इनकी जीवन मृत्यु लिख देंगे और थोड़ा सा वाकया इसमें से आप लिख देंगे। आपको जीवन परिचय में इतना नहीं लिखना है। ये मैंने आपको केवल नॉलेज के लिए पढ़ाया है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाई, श्रम विभाजन यानी जो हम काम करते हैं ना भाई, वो काम है वो जातियों के आधार पर बटा हुआ था। क्योंकि पहले हमारा जो समाज था उसमें विभिन्न जाति या विभिन्न समुदाय नहीं थे, केवल 4 ही वर्ग होते थे। पहला जो होता था वो ब्राह्मण होता था, दूसरा होता था वैश्य या बणियों का जो वर्ग होता था, तीसरा होता था क्षेत्रियों का जो युद्ध में रण करते थे, लड़ाई करते थे, और चौथा होता था शूद्रों का, जो इन तीनों वर्गों की सेवा करने का काम करते थे। तो धीरे धीरे
ये मायने बदलते गए और जो चौथा वर्ग था हमारा, उस वर्ग को केवल इन 3 वर्गों का सेवक और अछूत समझा जाने लगा। तो केवल आज हम अपनी जाति पाति के हिसाब से ही कार्य करें, यह कतई ठीक नहीं है। हम किसी भी जाति के हों और कोई भी कार्य हम कर सकते हैं। चाहे हम सुनार हैं तो भी हम नाई का काम कर सकें, या नाई हैं तो भी हम सुनार का काम कर सकें, ब्राह्मण हैं तो भी हम खेती कर सकें, और खेतीहार हैं तो भी हम वेदों को पढ़ सकें। ये इसमें जाति प्रथा श्रम विभाजन में लेखक ने, भीमराव अंबेडकर ने दर्शाने का प्रयत्न किया है। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यानी हम आज़ाद हो गए हैं, आज़ाद होने के पश्चात भी जातिवाद के पोषक बहुत हैं, पालन करने वाले बहुत हैं। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जा सकता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तरह के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों तथा विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंचा या नीचा कर देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिसमें वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का एक दूषित सिद्धांत यह भी है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया गया है। यानी कुम्हार है तो वो बर्तन बनाने का काम ही करेगा, तेली है तो तेल काटने का काम ही करेगा, ब्राह्मण है तो पुरोहिताई ही करेगा, जमींदार है तो खेती ही करेगा। मतलब गर्भ से ही ये बातें हमारे समाज में आ गई हैं। लेखक का ऐसा कहना है, भीमराव अंबेडकर का ऐसा कहना है, कहता कि ये चीज़ें गलत हैं। जरूरी नहीं है कि वह किसी उस जाति का है तो दूसरा पेशा नहीं अपना सकता, नहीं, वह दूसरा पेशा भी अपना सकता है और शौक से अपना सकता है, क्योंकि हो सकता है दूसरे जो वर्ग का कोई व्यक्ति ऐसे आविष्कार कर दे जो उच्च वर्ग का ना कर सके। तो इसीलिए जाति प्रथा है वो श्रम विभाजन है वो जाति प्रथा के आधार पर दोषपूर्ण है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखा मर जाए,
यानी काम वही करना, चाहे काम मिले ना मिले, चाहे भूखा मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अचानक परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए वह भूखों मरने के अलावा चारा ही क्या रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उसमें पारंगत ना हो, यानी चाहे वह काम उसे करना ना आता हो फिर भी उसे वही करना पड़ेगा। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर के जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से ही जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता है। पूर्व लेख ही इसका आधार है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न उतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्था पूर्ण करते हैं। ऐसी स्थिति में स्वभावतः मनुष्यों को दुर्भावना से ग्रस्त रह करके टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। यानी भाई जिस व्यक्ति को ऐसा पेशा सौंप दिया जाए जिसे वो करना नहीं आता हो वह उस काम को टालू काम ही करेगा और काम कम ही कर पाएगा। उदाहरण के रूप में यदि किसी कुम्हार के बेटे को बर्तन नहीं बनाने आते हैं और जबरन उससे बर्तन बनवाए जाते हैं तो वह अलबत्ता तो बना नहीं पाएगा और बनाएगा तो भी वह उतने सुंदर सुडौल बर्तन नहीं बना पाएगा और पर्याप्त मात्रा में भी नहीं बना पाएगा। इससे उसकी उतनी आमदनी नहीं हो पाएगी जिससे उसका गुजर बसर अच्छी तरह से हो सके। इसीलिए अम्बेडकर का मानना है कि हमें पेशा है वो अपनी मर्जी से चुनने की छूट होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता है न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक पड़ता है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्म शक्ति को दबा करके उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ करके निष्क्रिय बना देती है। ये लेखक ने बताया कि किस तरह से हमें विवश किया जाता है और उसका परिणाम क्या होता है। अब देखिए अगला इसका जो अध्याय है इसमें लेखक ने कैसे समाज की कल्पना की है कि समाज कैसा होना चाहिए। जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों को नीरस गाथा को सुनते सुनते आप में से कुछ लोग निश्चय ही ऊब गए होंगे, बोर हो गए होंगे। यह अस्वाभाविक भी नहीं है, यानी ये बात सही है। धीरे धीरे ये बात हमें बुरी लगने लगती है, बार बार एक ही चीज़ की हम चर्चा करते हैं, तो ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं। इस तरह की बातों से ऊबना जरूरी भी है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर के आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहोगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। ठीक है, यदि ऐसा पूछोगे तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्वता पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृता अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है?
किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए और सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग भी रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप होता है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक दिनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है। इनमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का भाव हो। इस प्रकार स्वतंत्रता पर भी कोई आपत्ति हो सकती है? गमनागमन की स्वाधीनता, गमनागमन आने जाने की स्वतंत्रता, जीवन और शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे। इसी प्रकार संपत्ति का अधिकार, जीविका उपार्जन के लिए आवश्यक औजार एवं सामग्री रखने के अधिकार, जिससे मनुष्य शरीर को स्वस्थ रख सके, के अर्थ में भी स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तो फिर मनुष्य की शक्ति के समक्ष एवं प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों न प्रदान की जाए? जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के समक्ष यानी सामने एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की दास्ता। केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। स्वतंत्रता किसी की नहीं है तो उसका अर्थ है दास्ता। दास्ता में जकड़ करके रखना होगा, क्योंकि दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। भाई यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। भाई कुछ तो कानून बना दिए कि कानून के दायरे में चलना पड़ेगा, और कुछ नियम ऐसे हैं भाई कानून नहीं है लेकिन फिर भी हम उनका ना निभा करते हैं। उदाहरण के स्वरूप में जब आप सामने से कोई आपसे बड़ा आ रहा है तो हम उसे राम राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग करते हैं, तो क्या यह जरूरी थोड़े ही है कि हम उसको करें? लेकिन समाज का एक नियम है कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। तो ऐसे शब्द छोटों को बड़ों के प्रति बोलने उचित होते हैं, सर्वग्राह्य होते हैं। तो अब आइए समता पर विचार करें। समता, बराबरी। क्या समता पर किसी को आपत्ति हो सकती है? पहले भाईचारे पर बात करी, अब समता पर बात करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द ही विवाद का विषय रहा था। समता के आलोचक यह कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, और उनका यह तर्क वजन भी रखता है, लेकिन तथ्य होते हुए भी यह विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी यह नियामक सिद्धांत है। मनुष्यों की समता 3 बातों पर निर्भर करती है भाई। पहला होता है शारीरिक वंश परंपरा।
सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता को प्रदान करता है। और अंत में मनुष्य के अपने पर्यटन, पहला वंश के अनुकूल होता है, दूसरा सामाजिक उत्तराधिकार और तीसरा भाई मनुष्य के अपने प्रयत्न भी होते हैं। इन तीनों दृष्टियों से निसंदेह मनुष्य समान नहीं होते। तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? समान विरोध करने, समता का विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है? देखो, तीन चीजें यहां अंबेडकर जी ने बताई हैं। शारीरिक वंश परंपरा, भाई क्या वंश परंपरा में सभी मनुष्य एक समान हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते। किसी की हाइट कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। तो शारीरिक परंपरा से, वंश परंपरा से हम बराबर नहीं है, यानी समता का विरोध करने वाले व्यक्ति ऐसा कहेंगे। दूसरा सामाजिक उत्तराधिकार, भाई समाज में अधिकार हैं वो सबको बराबर नहीं मिल सकते हैं और सारे मनुष्य एक समान प्रयत्न नहीं करते हैं। तो इनकी ये बात वजनदार है जो समता के आलोचक हैं। लेकिन क्या इन तीनों बातों को आधार मान करके हम लोगों से असमान व्यवहार करें? तो यदि हम ऐसा कहेंगे तो समता का जो विरोध करते हैं भाई, उन लोगों के पास जवाब क्या है? व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित ही है। परंतु यदि मनुष्य प्रथम दो बातों में असमान है तो क्या इस आधार पर उसके साथ भिन्न व्यवहार करना उचित है? उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय ही बाजी मार जाएंगे जिन्हें उत्तम या कुल शिक्षा, पारिवारिक ख्याति या पैतृक संपदा या व्यवसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना होगा। अतः न्याय का तकाजा यह है कि जहां हम तीसरे प्रयासों की असमानता, जो मनुष्य के अपने वश की बात होती है, के आधार पर मनुष्य के साथ असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं, तो वहां प्रथम दो आधारों, जो मनुष्य के अपने वश की बातें नहीं है, पर उनके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है। और हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, समाज की यदि अपने सदस्यों के साथ अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो यह संभव है जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाएं। समता का औचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता, और भी आधार उपलब्ध हैं। एक राजनीतिज्ञ के पास न तो इतना समय होता है, न प्रत्येक के विषय में इतनी जानकारी होती है, जिससे वह उसकी अलग अलग आवश्यकताओं तथा क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग अलग कर सके। वैसे भी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी आवश्यक है तथा औचित्यपूर्ण क्यों न हो, मानवता के दृष्टिकोण से समाज दो वर्गों व श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता।
यदि ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार में एक व्यवहारीय सिद्धांत की आवश्यकता रहती है और यह व्यवहारीय सिद्धांत यही होता है कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। राजनीति यह व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते हैं, बल्कि इसलिए कि वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण संभव होता है। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिक को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उनके लिए यही मार्ग रहता है, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एक मात्र कसौटी भी है। तो विद्यार्थियों, अंबेडकर द्वारा रचित ये जो लेसन है हमने पढ़ा, आशा आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो चूँकि लंबा होना भी था, क्योंकि लेसन बहुत बड़ा था, तो ऊबे नहीं, इसको ज़रूर पढ़ें और बने रहे मेरे साथ। अगले वीडियो में हम लेकर के आ रहे हैं इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तरों को। तब तक बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।